रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 50। 50 त्रिशा की बेइज्जती। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसे कॉल से चिल्लाने और सीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह आवाज़ सुनकर आयशा घबरा जाती है। वह इस आवाज़ को बहुत अच्छे से जानती थी। वह जानती थी कि यह एकांश का फ़ोन है, लेकिन उसके फ़ोन से इस लड़की की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, वह भी चिल्लाने की। हेलो हेलो एकांश, कहाँ हो तुम? और यह आवाज़ कैसी आ रही है? मैडम, मैं पार्किंग लॉट में हूँ और ये लड़की आपकी कार में कुछ करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने इसे पकड़ रखा है। आप बताएं मैं इसका क्या करूं? इस ऊपर लेकर आऊं या फिर इसे पुलिस के हवाले कर दूं? अभी उसने इतना ही कहा था कि पीछे से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तुम बदतमीज बॉडीगार्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बांधने की? मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर आयशा का सर चक्कर आने लगता है और वह अपना हाथ अपने सर पर रख लेती और जल्दी से एकांश को जवाब देते हुए बोलती है। एकांश, उसे लड़की को कुछ भी मत करना, मैं अभी के अभी आ रही हूँ। आयशा जब नीचे जाती है तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बॉडीगार्ड ऐसी भी हरकत कर सकता है। एकांश आराम से खड़ा हुआ था, वही उसकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और उसमें एक लड़की पड़ी हुई थी। अकाउंट्स में अपनी बैग से उसके हाथ बांध दिए थे। उसे लड़की ने एक जीन्स और टॉप पहना हुआ था जिससे वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, और अपने बालों को उसने जुड़ा बनाया हुआ था जिससे कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। आयशा जल्दी से वहां पर जाती है और धारा के हाथों को खोलते हुए ही एकांश पर चिल्ला रही थी। एकांश, मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मतलब एक लड़की के साथ कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? आयशा ने अभी इतना ही कहा था कि उसे धारा की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारा ये बॉडीगार्ड सच में बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है। इसको लड़कियों से बात करने की और लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करते हैं उसके बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है। एकांश घूरते हुए धारा की तरफ देखा है और बोलता है, मैडम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये जो लड़की आपके सामने खड़ी हुई है यह आपकी गाड़ी में कुछ करने की कोशिश कर रही थी। मेरा फ़ोन आया था इसलिए मैं देखने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही वापस आया तो मैं इस लड़की को आपकी गाड़ी में कुछ करते हुए देखा था। मैंने इससे पूछ तो उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, और इसलिए ही मैंने उसके हाथ पैर बांधकर गाड़ी में डाल दिया था। आप कहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लेता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी लड़की को आपके आसपास भी होना चाहिए। उसकी बात सुनकर धारा को भी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से घूरते हुए अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करती है और बोलती है, तुम होते कौन हो यहाँ पर यह डिसाइड करने वाले कि मैं आयशा के साथ रहूंगी या नहीं? और रही बात ये कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया तो तुम कोई नहीं हो जैसे मैं सब कुछ बताऊं। नकचरे बंदर कहीं के, अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना ही था तो ढंग से पूछते, चिल्लाने की क्या जरूरत थी? आयशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग लड़ क्यों रहे थे। ऐसा जल्दी से धारा को शांत करवाते हुए बोलती है, अरे यार शांत हो जा, क्या हुआ है बताएगी मुझे? उसकी बात सुनकर एकांश और धारा दोनों ही शांत हो जाते हैं। धारा फिर बोलती है, ठीक है चल पहले ऊपर चलते हैं, मैं ऊपर सारी बातें बताऊंगी। मैं इस बंदर के सामने कुछ नहीं बताना चाहती। उसकी यह बात सुनकर एकांश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपनी मैडम के सामने उसकी मेहमान को कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वह शांत खड़ा रहता है और अपने मन में बोलता है, खुद तो बंदर जैसी है और मुझे बंदर बोल रही है। इससे तो बाद में बताऊंगा मैं, जब मैडम यहाँ पर नहीं होगी तब। आयशा फिर धारा को अपने साथ लेकर अपने केबिन में आ जाती है और अपना फ़ोन उठाकर रीमा को कॉल करती है। हेलो रीमा, केबिन के अंदर काफ़ी और कुछ स्नैक्स भेजो जल्दी। रीमा अपने केबिन में बैठकर आराम से अपने मोबाइल में वीडियो गेम खेल रही थी। तभी उसे आयशा का कॉल आया था, तुम्हें जितना मेरे ऊपर हुक्म चल रहा है चला लो। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारी वह हालत करूंगी ना, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है।
तभी उसे कुछ याद आता है और वह बोलती है, पता नहीं वह मनुष्य भी कहाँ मर गई है। 2 दिन हो गए हैं, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। वैसे कहीं पर मर गई हो तो ज़्यादा अच्छा है, बस जिंदा बचकर वापस न आ जाए। अंदर केबिन में आयशा और धारा दोनों आमने सामने बैठी हुई थी और वह बोलती है, हाँ तो बताओ तुम ऐसा भी क्या कर रही थी मेरी कार में जिसकी वजह से मेरे बॉडीगार्ड को लगा कि तुम मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रही हो। ये बोलकर आयशा हंसने लगती है। वही उसकी बात सुनकर धारा गुस्से से बोलता है, तुम ना सच में बहुत ज्यादा बुरी हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने उस बॉडीगार्ड को निकाल देना चाहिए। सच में बहुत ज्यादा बदतमीज है। मतलब मैं बस तुम्हारी कार में घुसने ही वाली थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया यार। ये कहते हुए वह अपना हाथ सहलाने लगती है। ये देखो उसकी उंगलियों के निशान तक छप गए हैं मेरे हाथ पर। पता नहीं क्या खाता है, हाथ है या हथौड़ा। यार अगर उसने मुझे रोक लिया था तो रोक लेता, लेकिन रोकने के बाद भी मुझ पर चिल्ला रहा था और मुझसे पूछ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ वहाँ पर। उसने मेरे साथ कोई गन या कुछ और देखा होता तो बात भी समझ में आती है कि हाँ भाई, बॉडीगार्ड के हिसाब से उसे यह सारी चीज करनी चाहिए। मैं उसे सब बताने ही वाली थी लेकिन वह मुझे पर चिल्लाना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसकी बातें खत्म होने से पहले ही आयशा बोलती है, अरे यार मैं तुझे यह नहीं पूछ रही हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था और कैसे हुआ था। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि आखिर ऐसा भी क्या करने आई थी तू। उसकी बात सुनकर धारा घूरकर आयशा की तरफ देखती है और बोलती है, मतलब ये बात मुझे याद है लेकिन तुझे याद नहीं है। यार कैसी ही है तू। चल कोई बात नहीं है, नहीं बता देता हूँ। आज तेरा बर्थडे है, समझ में आई तुझे मेरी बात। मैं बस केक लेकर गाड़ी में रखते ही वाली थी, उसके बाद तुझे मिलने आती और हम लोग गाड़ी में सेलिब्रेट करके मैं तुझे घुमाने लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उस स्टूपिड बॉडीगार्ड ने सब कुछ खराब कर दिया। उसकी बातें सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने तो जैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ ही दिया था और हर साल धारा ही थी जो हमेशा उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी। हाँ, 2 लोग और भी थे जो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते थे, अमित और त्रिशा। जब धारा ये देखी है कि आशा की आंखों में आंसू आ गए हैं तो वह बोलती है, यार कब तक तू अपनी बर्थडे से ही नफरत करेगी। मतलब अंकल आंटी नहीं रहे इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू अपनी सारी खुशियों को जीना ही भूल जाएगी। अंकल आंटी को ये देखकर कितनी तकलीफ हो रही होगी। चल अब सैड मत हो, हम कहीं घूमने चलते हैं। उसने इतना कहा ही था कि केबिन का दरवाजा एक बार फिर से खुलता है और वहां पर रीमा खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक ट्रे थी। वह आराम से चलते हुए अंदर आती है और उन दोनों को कॉफी और स्नैक्स सर्व करके वहां से चली जाती है। उसे देखकर धारा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, समझ जाती है। वह जल्दी से धारा का हाथ पकड़ती है और बोलती है, बस 2 दिन और 2 दिन बाद ये लड़की यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तुम चिंता मत करो, 2 दिन बाद तुम मेरे साथ होगी और उसके बाद तुम्हारी जगह कोई नहीं ले पाएगा। उसकी यह बात सुनकर धारा भी हैरान रह जाती और वह बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आखिर ऐसा भी क्या करना चाहती हो तुम कि जिसके बाद ये लड़की यहाँ पर दिखाई नहीं देगी? उसकी बात सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, लेकिन हाँ पिछले 2 दिनों के अंदर तुम्हें जहाँ जाना है, जिससे मिलना है, जो करना है वह कर लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें और मुझे दोनों को मिलकर ही बहुत सारा काम करना है। उसके बाद शायद तुम मुझे छुट्टी मांगेगा तब भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। वह ये सब बात कर ही रहे थे कि एक बार फिर से केबिन का दरवाजा खुलता है, जैसे वह दोनों चुप हो जाते हैं और सामने देखने लगते हैं। सामने त्रिशा खड़ी हुई थी और उसके हाथ में फूलों का बुके लगा हुआ था और चेहरे पर मुस्कान लिए वह अंदर की तरफ आ रही थी। त्रिशा ने भी नहीं सोचा था कि इस वक्त केबिन में आयशा के अलावा भी कोई और मौजूद होगा। त्रिशा अपनी नकली मुस्कान लिए आयशा और धारा की तरफ देखती है और बोलती है,
हैप्पी बर्थडे आयशा, ये तुम्हारे लिए। आयशा उस बुके को देखते हैं और उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ जाती है। जैसे वह तुरंत ही छुपा लेती है और त्रिशा की तरफ देखते हुए बोलती है, त्रिशा इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, वैसे भी मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। फिर भी तुम हमेशा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आती हो। थैंक यू सो मच। तुम सच में बहुत अच्छी दोस्त हो। उसकी बात सुनकर धारा, जो कि आयशा की साइड में ही बैठी हुई थी, वह त्रिशा की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ सच कहा, ऐसा तुमने, ये सच में बहुत अच्छी दोस्त है। तभी तो हर साल ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक बुके ही लेकर आती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आयशा को उसके कहने का मतलब समझ आ गया था, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकती है और धारा को वह कहने देती है जो वह कहना चाहती थी। वही धारा का ये कमेंट सुनकर त्रिशा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी और अपने चेहरे पर आई हुई उस मुस्कान को भी काम नहीं कर सकती थी। धारा आगे अपनी बात को जारी रखते हुए बोलती है, जब भी त्रिशा का बर्थडे होता है तुम हमेशा उसके लिए एक एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर जाती हो, जो कि न सिर्फ बहुत ज़्यादा महंगा होता है बल्कि बहुत ज़्यादा रेयर भी होता है। और जब भी तुम्हारा बर्थडे होता है तभी मैडम सिर्फ एक बुके लेकर आ जाती है। उसकी बातें सुनकर आयशा को हंसी तो आ रही थी, लेकिन वह हंस नहीं सकती थी और अपने आप को कंट्रोल करते हुए वह धारा की तरफ देखते हुए बोलती है, धारा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसे भी गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती है, गिफ्ट देने वाले की नियत देखी जाती है। और तुम तो जानती ही हो कि त्रिशा मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है इसलिए। और वैसे भी तुम भी तो जानती हो कि मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। अभी उसने इतना कहा ही था कि उसे धारा की आवाज़ सुनाई देती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम महंगे गिफ्ट और एक्सपेंसिव गिफ्ट दे नहीं सकते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, क्या धारा त्रिशा को और सुना पाएगी? क्या त्रिशा अपनी और बेइज्जती सहन कर पाएगी या धारा को रोकेगी? क्या धारा ज्योतिष के साथ व्यवहार कर रही है वह बिल्कुल ठीक है, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए?